तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान और शान। लेकिन क्या आपको मालूम है इस झंडे को लहराने के लिए हमें कितने यत्न करने पड़े, कितने लोगों ने बलिदान दिया, असंख्य आंदोलन हुए और ना जाने अंग्रेजों ने क्या क्या उत्पीड़न हमारे भारतीय आंदोलनकारियों पर करे। यह सारी ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं जब हम विशेष तौर पर इतिहास में थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं, जब हमें अपने आंदोलनकारी साफ तौर पर अपने हाथों में कमान उठाए नजर आते हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितना लहू बहाया है, ना जाने कितने ही बलिदान दिए हैं। ऐसे असंख्य शूरवीर हैं जिन्होंने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया और आज भी यह योगदान हमारे काम आ रहा है। हमें अवश्य ही ऐसे शूरवीरों के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए जिन्होंने आज़ादी का झंडा लहराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। सीताराम केसरिया द्वारा रचित यह पाठ डायरी का एक पन्ना इन्हीं आंदोलनों की यादों को ताज़ा कर देता है, जब लोगों ने अपने ही देश में झंडे को फहराने की कोशिश करी तो किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमें दबाने, कुचलने और अपने अधिकार से वंचित करने का कार्य किया। आइए इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय आंदोलनकारियों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां उस समय रही थीं। आइए दोस्तों, इस पाठ को पढ़ना हम आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पाठ के माध्यम से सीताराम केसरिया ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। डायरी का एक पन्ना। हालांकि डायरी और भी लिखी गई हैं जो बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध हुई हैं, जैसे एन फ्रैंक की डायरी। एन फ्रैंक की डायरी में भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जो एनी फ्रैंक के जाने के पश्चात लोगों को पता चली। शायद यह भी पाठ ऐसी ही अनसुलझे रहस्यों को उजागर करता प्रतीत होता है, जिसमें केसरिया जी 26 जनवरी 1931 के दिन को ही विशेष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह डायरी कलकत्ता और बंगाल के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है कि वहां पर किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार उसको दबाने की कोशिश की गई थी। आइए पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। अमर मतलब जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में 1947 से पहले ही लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। वे चाहते थे कि अंग्रेजों को यह पता चल जाए कि अब हम उनके गुलाम रहना नहीं चाहते हैं, और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। मतलब 1930 में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 1931 में भी अब उसको दोहराया जाना था, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। मतलब साल का पूरा जो साल है वो साधारण रूप से निकल गया, लेकिन जो लास्ट का हिस्सा है, जब 26 जनवरी की बात आती है तो अवश्य ही क्या हुआ, जितना लोग दे सकते थे उन्होंने दे दिया था। क्या दिया था? धन दिया था, पैसे दिए थे, है ना, समर्पण दिया था, बलिदान दिया था। किसके लिए? इस आयोजन को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है, तो प्रचार प्रसार में भी पैसे दिए गए, 2000 रुपये लगा दिए गए। अब अपने समझते थे अपने ऊपर है अर्थात भारतीय लोग यह समझते थे कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को किस प्रकार सफल मनाया जाए, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। अर्थात लोग घर घर में जाकर के लोगों को समझा रहे थे कि अब हमें एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित होकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। नवीनता का अर्थ होता है नयापन। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी।
घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो हम समझ सकते हैं कि कलकत्ते के प्रत्येक भाग को किस प्रकार स्वतंत्रता के रंग में रंगने का काम किया जा रहा है। अर्थात बाजारों को, घरों को झंडे लगा करके सजा दिया गया, पोस्टर लगा करके सजा दिया गया। सरकार को पहले से ही मालूम था कि 26 जनवरी 1931 के दिन यहाँ के कार्यकर्ता स्वतंत्रता दिवस पुनः मनाएंगे। इसीलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी लोगों ने पहले से ही यह प्रबंध कर दिया कि मोटर लॉरियों में गोरखे, सार्जेंट और घुड़सवार पहले से पहले ही उन स्थानों पर भेज दिए गए जहां पर स्वतंत्रता दिवस की याचिका पढ़ी जानी थी, अर्थात जहां पर यह महोत्सव मनाया जाना था। अब जो रोड पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस जो है, उसको भी उनके काम से छुट्टी देकर के यही काम सौंपा गया कि देखो कहीं भीड़ भाड़ ना लगे, और यदि भीड़ भाड़ लगे तो उनको वहां से तितर बितर करने का कार्य किया जाए। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर से पहले ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो हम समझ सकते हैं कि देखिए स्थिति कैसी है। अपने देश में होते हुए ही हम अपने देश का झंडा नहीं फहरा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसी थी जहां सुबह भी नहीं हुई लेकिन झंडा फहरा दिया गया। उसमें से ही बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के अविनाश बाबू ने झंडा सुबह से पहले ही, अर्थात सुबह होने से पहले ही फहरा दिया, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को वहां से मारा गया और वहां से फिर हटा दिया गया। तारासुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए। तारासुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। किसने देखा मोटर में बैठकर घूमकर? तो ये हमारे सीताराम केसरिया जी हैं। मोटर में बैठकर वो घूम के देख रहे थे माहौल कैसा है। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, मतलब फोटो खींचे जा रहे थे, अवश्य ही इसके लिए कि आज हमें यह पता चल सके कि उस समय कैसा माहौल था। लोग फोटो खींच करके उन्हें यादों में समेट लेना चाहते थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों कि अलग अलग आंदोलनकारियों ने अपना कार्य करना आरंभ किया, लेकिन उन्हें यह डर भी था कि जो वे कार्य करने जा रहे हैं कहीं इस बीच पुलिस उनके ऊपर हमला ना कर दे, और इस हमले में वे अपने से अधिक उस वेदिका को पढ़ना चाहते थे, उस प्रतिज्ञा को पढ़ना चाहते थे जो स्वतंत्रता से संबंधित है। अब हम देख सकते हैं कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था और वे प्रबंध कर भी चुके थे। कैसे उन्होंने मॉन्यूमेंट के पास जो प्रबंध कर रखा था, सुबह तो बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर पुलिस की, क्योंकि पुलिस ने वहां पर सुबह सुबह ही डेरा डाल दिया था कि लोग यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्या न कर सके, प्रतिज्ञा ना पढ़ सके, कोई महोत्सव ना बना सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, दोपहर के 3 बजे तो वहां पर पुलिस तितर बितर हो गई। लेकिन लोगों को यह जरूर विश्वास था कि शायद पुलिस दोबारा आएगी और हो सकता है कि लाठीचार्ज भी कर दिया जाए। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना ही कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, अर्थात निम्न धारा के अनुसार कोई सभा में नहीं हो सकता। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे।
इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होने लग चाहिए, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो हम समझ सकते हैं कि कुछ साल ही बचे हैं देश को आजाद होने में, 1931 की ये बात है, और खुले तौर पर अब अंग्रेजी सरकार को कार्यकर्ताओं ने, आंदोलनकारियों ने चुनौती देना आरंभ कर दिया। वे कहने लगे हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हमें किसी की भी अब बंदोबस्त की भी आवश्यकता नहीं है कि हम किसी के लिए बंदोबस्त करें, हम ही खुद अपने लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। अंग्रेजी सरकार से हम बिल्कुल भी खफा नहीं हैं, उनसे हम डरते नहीं हैं और ना ही हम उनसे अब दबने वाले हैं। और इसीलिए क्या किया, अंग्रेजों की तरफ से जो कानून का डर दिखाया गया, जो हमारे कार्यकर्ता थे उनको नोटिस दे दिया गया कि भाई आपको सभा में सम्मिलित नहीं होना है, लेकिन किसी ने भी उस कानून को नहीं माना और खुले तौर पर सब उस सभा में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाना आरंभ कर दिया। वहां पर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी ली गई। अब इस बीच में हुआ क्या कि ये खुला एक चैलेंज सा महसूस हो रहा था अंग्रेजी सरकार को कि अब लोग खुल करके उनके सामने आकर उनका विरोध करना उन्होंने आरंभ कर दिया था। अब ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में हस्तक्षेप होना, हाथापाई होना बहुत आम सी बात थी। और इसी कारण हुआ क्या, जो घुड़सवार थे या सैनिक थे उनके हाथों में लाठियां थी और उन्होंने उन लाठियों से ही लोगों को पीटना आरंभ कर। 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, एक ऐसा स्थान जो चौरंगी है वहां पर उनको रोक लिया गया। जुलूस हम कहते हैं रैली को, जिसमें लोग एक साथ हैं। हम समझ सकते हैं भारत में जितने भी जुलूस हुए, अधिकतर जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से किए जाते थे। अंग्रेजी सरकार इन रैलियों को, इन जुलूसों को दबाने का पुरजोर कोशिश करती थी, लेकिन दबा नहीं पाती थी। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंखों से देखा है। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हटते थे। वॉलेंटियर हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो मुफ्त में कार्य करता है, सहायता करता है। अब हम देख रहे हैं एक तरफ तो सुभाष बाबू हैं, वो जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाएं भी हैं जो मॉन्यूमेंट के पास पहुंच गई हैं। तो अलग अलग स्थानों पर सरकार को घेरने जैसा माहौल बनाया गया। उनको खुली चुनौती दी गई, आप रोक सको तो रोक करके दिखाओ, चाहे लाठियां चलाओ चाहे गोलियां, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, हमें अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस मनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। हम देख सकते हैं कि अगर पुरुषों को पकड़ लिया गया है तो महिलाएं किस प्रकार से इस नेतृत्व में पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे नेत्री का काम कर रही हैं और रैलियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, जिसमें हमें विमल प्रतिभा का भी नाम देखने को मिला और किस प्रकार वह भीड़ को अपने साथ एक साथ लेकर के मोड़ के ऊपर ही बैठ गई हैं। तो इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। लाल बाजार लॉकअप है और भी कई आदमियों को पकड़ा गया।
ब्रिजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया गया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं 105 स्त्रियां, है ना, कि स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस में फोन आया कि यहाँ बहुत आदमियों चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। अब फोटो उतरवाने का क्या महत्व है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। फोटो इसलिए उतरवा रहे थे जिससे कि हमारी आगे जो पीढ़ी है, आगे आने वाले जो लोग हैं, इन फोटोओं को देखकर समझ सकें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना समर्पण किया है, कितना बलिदान किया है इस आजादी को प्राप्त करने में। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे, बाद में तो 103 आ पहुंचे। तो हम देख सकते हैं लोगों को कितनी चोट आई है। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। अपूर्व अर्थात जो पहले कभी ना हुआ हो। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा। किस प्रकार कलंक हम कहते हैं? किसी प्रकार का दाग। और कौन सा काम नहीं हो रहा है? अवश्य ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन होने चाहिए वह काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन आज बहुत अंश में वह दाग जो है वो धुल गया। लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बंगाल और कलकत्ता के ही लोगों ने एकजुट होकर के अंग्रेजी सरकार को धूल चटाने का काम किया, साथ ही लोगों की सोच को बदलने का भी काम किया कि यहाँ पर भी आजादी प्राप्त करने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं और कितने ज्यादा ललायित हैं। दोस्तों, अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल तक लगातार राज करते रहे और इसका जीता जागता उदाहरण इस पाठ में हमें देखने को मिलता भी है। अपने देश में रहते हुए ही अपने देश में रहते हुए ही हमें अपने देश का झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी, जश्न मनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज हमें यह सारी अनुमतियां हैं और इसके लिए हमें शत शत नमन करना चाहिए अपने उन वीर सैनिकों का, अपने उन वीर आंदोलनकारियों का, जिन्होंने अंग्रेजों से नाक के चने चबवाए और उन्हें 200 साल बाद यहाँ से वापस लौट जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो डायरी का एक पन्ना बहुत ही बेहतरीन पाठ है, जिसे पढ़कर मुझे भी बहुत खुशी हुई। समझ में आया कि देश में कैसा माहौल था और किस प्रकार लोगों ने एकजुट होकर के इस कार्य को प्राप्त किया कि हम अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता छीन सकें और उस स्वतंत्रता का आनंद उठा सकें। तो मुझे आशा है दोस्तों, यदि आपको यह पाठ अवश्य ही पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान।